गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास दैट इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ केमिकल पीरियोडिसिटी। सो जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के लिए। कल हमारा फर्स्ट क्लास था और फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी। वी हैव डिस्कस्ड वेरियस थिंग्स अबाउट द पीरियोडिक टेबल। हमने पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद किया और साथ ही साथ हमने जेड इफेक्टिव भी समझा कि जेड इफेक्टिव असल में क्या चीज़ होती है। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग प्रिया, गुड इवनिंग भार्गव। चलो जल्दी से आ जाइए सभी लोग, ऑल ऑफ यू प्लीज। गुड इवनिंग सिमरन। ठीक है, आइए आइए जल्दी से जुड़ जाइए क्लास के लिए और हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। ठीक है बच्चों, चलो सबसे पहले 1 मिनट लगाते हैं और पहले हम लोग पिछला क्लास रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से देखो यहाँ पे एक बार हम पिछला क्लास रिवाइज करेंगे। ये हमारा पीरियोडिसिटी का लेक्चर नंबर 1 है, एज यू कैन ऑल सी ऑन द स्क्रीन। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लेक्चर नंबर 1। एक सेकेंड ना ये आपके सामने बच्चों पीरियोडिसिटी का लेक्चर नंबर 1 मैंने लगा दिया है। जल्दी से रिवाइज करेंगे। गुड इवनिंग ज्योति, आ जाओ भाई, जल्दी से जुड़ जाओ सभी लोग क्लास में। रिवीजन के बाद फिर हम लोग अपने आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, मतलब ये हमारे 2 टॉपिक्स थे मेन, एक तो पीरियोडिक टेबल और दूसरा जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। पहले मैंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में 2-3 बातें बताई। देखो बेटा जी, मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था, आज एक बार फिर से बता देता हूँ कि इन दिस क्लास आई एम नॉट गोइंग टू लाइक टेक एवरी लिटिल डिटेल, नहीं ले सकते भाई। वो वाला जो सारा पार्ट है वी विल ट्राई टू कवर इन द मेन ग्रुप केमिस्ट्री, है ना। तो हम यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे करेंगे, क्योंकि देखो वैसे तो CSIR में ये कोई बहुत मेजर टॉपिक है नहीं पीरियोडिसिटी, पर क्योंकि हमने आपसे वादा किया है कि सिलेबस का हर एक टॉपिक होगा तो इसीलिए करवाना है। ठीक है जी, अदरवाइज आप मेन ग्रुप जब पढ़ोगे तो उसमें नेचुरली सब कुछ कवर हो ही जाएगा। बट हाँ, कुछ चीजें हैं इस टॉपिक की जो आपको बतानी जरूरी है, वो हम साइमल्टेनियसली करते चलते हैं। ओके ओके, मतलब आप ये लगा के चलिए कि पीरियोडिसिटी काफी हद तक केमिकल बॉन्डिंग में कवर होता है और काफी हद तक मेन ग्रुप में कवर होता है। ठीक है, ओके ठीक है, आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग इशिता, गुड इवनिंग गुरनीत। ओके ठीक है बच्चों, तो कल हमने ये सब डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने ट्रिक्स पे आ गए थे डायरेक्टली। ये ग्रुप 1 और 2 की ट्रिक करी हमने, फिर उसके बाद पी ब्लॉक की पूरी ट्रिक्स बनाई हमने, और पी ब्लॉक की ट्रिक्स के बाद हम लोग यहाँ पे मैंने आपको हीलियम का एक केस डिस्कस किया कि हीलियम को एस ब्लॉक में रखें या पी ब्लॉक में रखें। फिर उसके बाद हम ग्रुप 13 सॉरी डी ब्लॉक पे आ गए थे। डी ब्लॉक के बाद हमने एफ ब्लॉक की सिर्फ और सिर्फ लैंथेनॉइड्स को याद किया, और ये मैंने बना दिया था आपके लिए पूरा का पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग अगले टॉपिक पे पहुंचे जिसका नाम था
जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पर। और जेड इफेक्टिव के लास्ट में हमने इसका बेसिकली एक क्वांटिटेटिव रूप देख लिया था, और उस क्वांटिटेटिव रूप का नाम क्या था, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव को मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते थे, जेड माइनस सिग्मा, जहां पर सिग्मा होता है आपका स्प्रिंगिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट या फिर स्लेटस कांस्टेंट, कोई भी नाम दे सकते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इट टेल्स अबाउट द रिपल्शन। ठीक है, तो ये सारी बातों के बाद मैंने आपको स्लेटस रूल लिखवाया था, और यही तक हमारा क्लास हमने कल किया था। ठीक है जी, बहुत ही आसान लेक्चर था हमारा कल का। सो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, और आज हम करेंगे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आ जाओ, जुड़ जाओ फटाफट से, फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए और अपना आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सो टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी अबाउट स्लेटस रूल, है ना। सो देखो भाई, आज का लेक्चर हम लोग बात करेंगे स्लेटस रूल के बारे में, और हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। आई विल लाइक टू स्टार्ट द टॉपिक ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। ठीक है जी, ओके ठीक है, चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं अपना टॉपिक। सो बेटा जी, यहाँ पर हम लोग स्लेटस रूल के बारे में पढ़ रहे थे, और स्लेटस रूल से रिलेटेड कल मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी थी। ठीक है, ओके, काफी सारी चीजें हमने की थी। सो मैंने आपको रूल भी बताया था कि रूल में हम लोग किस तरीके से करने वाले हैं, कि nth शेल के लिए क्या करते थे, n-1 शेल के लिए क्या करते थे, और n-2 शेल के लिए क्या करते थे। आई होप आपको याद होगा, बहुत ही आसान सा रूल था, कोई भी मुश्किल नहीं है। सो बेसिकली अगर मान के चलिए मेरे पास Zn ले लिया मैंने, ठीक है, Zn मेरा 30 हो गया। अब इसकी अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2, थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं, 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। सबसे पहला काम क्या होता था बेटा जी, सबसे पहला काम होता था ग्रुपिंग ऑफ, सबसे पहले हम लोगों को करना पड़ता था ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ग्रुपिंग करते हैं। सो ग्रुपिंग करने चले थे तो ये कैसा बना था, 1s2 का एक ग्रुप था, उसके बाद 2s2 2p6 को एक ग्रुप में डाला गया, एंड इसके बाद 3s2 3p6 एंड 3d10 को एक ग्रुप में डाला गया, एंड लास्टली हमने 4s2 को एक ग्रुप में डाला। सही है। यहां पे अगर मुझे इसका सिग्मा कैलकुलेट करना है तो सिग्मा कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है बेटा जी। मान के चलो आई वांट टू कैलकुलेट द सिग्मा फॉर दिस 4s वाला इलेक्ट्रॉन, तो बस आपने कल वाले रूल्स का इस्तेमाल करते कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। तो कैसे होगा, यहां पे दिस विल बी इक्वल्स टू ne-1, यानी कि इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है -1 मल्टीप्लाई बाय 0.35। एक पार्ट तो ये हो गया, दिस इज फर्स्ट पार्ट। उसके बाद प्लस करेंगे क्योंकि समेशन करते रहना हमको। दूसरे में क्या करेंगे, Ne मल्टीप्लाई बाय, इसका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता था, इसका कंट्रीब्यूशन होता है 0.85 एंड प्लस, अब अंदर वालों के लिए क्या करते थे, Ne मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन आता था। दैट इज हाउ बच्चों यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा। इस तरीके से आपका सिग्मा निकल करके आएगा। सिग्मा कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं। जो मैंने कल रूल्स बताए थे उसी पे ही बेस मैंने ये किया है, और मैंने कुछ भी नहीं बताया। इसके अंदर ना मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मैं आपके डाउट्स देखता हूं। चलो एक बार देख ही लेता हूं कि क्या डाउट्स हैं आप लोगों के। देखो इसके अंदर एक छोटी सी बात हम लोग और करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक है, स्टार्टिंग का थोड़ा बोरिंग था, इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग शुरू हो जाएगा, इसके बाद बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, चलो इसके बाद देखो, अगर मान के चलो एक रूल यहां पर और वो कहना चाहता है, नोट करके मैं ये बात आपको डिस्कस करना चाहता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंटरेस्टिंग बात है ये वाली, देखना ध्यान से देखना बेटा। क्या नोट है हमारे पास, सिंपली कहता है फॉर 1s2 इलेक्ट्रॉन, अगर मान के चलो हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इनके लिए करना चाहता हूं फॉर 1s2 टाइप स्पीशीज, 1s2 इलेक्ट्रॉन टाइप स्पीशीज, अगर इनके टाइप की कोई भी स्पीशीज मैंने उठा लिया। अब इनके टाइप की स्पीशीज से मेरा क्या मतलब है, जैसे कि लाइक मैंने क्या क्या उठा सकता हूं मैं यहाँ पे, लाइक से मेरा मतलब है जैसे मैंने हीलियम उठा लिया है ना, या फिर Li प्लस उठा लिया, या फिर Be2 प्लस उठा लिया, एटसेट्रा। इस टाइप की स्पीशीज की अगर मैं बात करता हूं, यानी कि जिसमें 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, समझ आया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैंने इस टाइप की स्पीशीज उठा लिया, वी यूज, इसमें सिंपल सा रूल है, वी यूज 0.30 इंस्टेड ऑफ 0.35। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बेटा जी, ये बात आपने कभी भी नहीं भूलनी है, ये सबसे ज्यादा काम की बात है यहाँ पे। देखो पीछे जरा चलो, मैंने बताया था कि जो s वाले ही इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट इज गोइंग टू बी 0.35। बट यहां पर ऐसे केसेस में हम लोग 0.35 की जगह पे क्या यूज करते हैं, वो यूज 0.30 स्पीशीज।
ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। सो इनके लिए अगर मुझे सिग्मा निकालने की जरूरत पड़ जाए कभी भी, सो इनके लिए सिग्मा विल बी इक्वल्स टू NE मल्टीप्लाई बाय 0.30, और जनरली वो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 0.30 बोले तो 0.30। ध्यान रखना, दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहां पर 0.35 की जगह पे 0.30 यूज करना है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट बेटा जी। देख लो एक बार इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, सो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसी बात पे। देखो मैंने आप सबके स्लेटर्स रूल बता दिए। अभी जो मैंने ये वाला स्लेटर्स रूल आपको बताया ना, ये वाला जो रूल अप्लाई होता है, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन एस एंड पी सबशेल। ये रूल तभी वैलिड होगा जब मेरा इलेक्ट्रॉन एस या पी सबशेल में होगा, ध्यान रखना बेटा जी। अब मैं यहां पे आपको स्लेटर्स रूल सिखाने जा रहा हूं। स्लेटर्स रूल फिर सबके क्वेश्चंस करवाऊंगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। स्लेटर्स रूल फॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी और एफ सबशेल। यदि मेरा डी और एफ सबशेल वाले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तब रूल में क्या चेंजेस आएंगे, आओ इसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आओ देखो जरा। देखो बेटा जी, अगर मान के चलो आपका जो इलेक्ट्रॉन है अगर मान के चलो, जैसे देखो पिछले केस में भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन nth में पड़ा हुआ है ना, लेट्स सपोज आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो nth में पड़ा हुआ है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तब आपने क्या रूल अप्लाई करना है, सिंपली दैट इज Ne-1 एक घटा के लेना है, मल्टीप्लाई बाय 0.35। ये एक केस हो गया। अगर मान के चलो उसके बाद इलेक्ट्रॉन आपका N-1 में पड़ा हुआ है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन N-2 में पड़ा हुआ है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन N-3 में पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। सबको एक जैसा ही ट्रीट करना है, सबके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा सबको, कोई डिफरेंस नहीं होगा। सो यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, सो वी विल डायरेक्टली मल्टीप्लाई दीज बाय, ये सारे के सारे एक ही कैटेगरी है, इन सबको मैं एक ही कैटेगरी में डालूंगा। दीज ऑल आर वन कैटेगरी एंड दिस इज वन कैटेगरी। ये दो अलग अलग कैटेगरीज हो गई। अब इस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एनी आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, सीधा सीधा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सो ये वाला जो रूल अप्लाई होगा, इट इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द डी एंड एफ सबशेल, तब ये वाला रूल आपने अप्लाई करना है। मतलब जैसे क्वेश्चन आ गया कि एक Zn के अंदर जो 3D में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए स्लेटर्स रूल करके दिखाओ, तब आपने ऐसा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अभी मैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको बताता हूं, तब जाके ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हाँ जी भाई बोलो। तो बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे सिग्मा कैलकुलेट करना है, तो सिग्मा विल बिकम, सिग्मा क्या बन जाएगा, सिग्मा विल बी इक्वल्स टू Ne-1 मल्टीप्लाई बाय 0.35 प्लस अंदर क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, Ne मल्टीप्लाई बाय 1। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने लगाना है। ये अगर तब लगाना है जब आप सिग्मा कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर डी एंड एफ ऑर्बिटल, फॉर द डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए करना चाहता हूं तो रूल मेरा इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। अगर आपको सारे रूल्स दिमाग में घुस गए हो, चलिए एक बार मैं फटाफट से देख लेता हूं। यदि आपके सारे के सारे रूल्स दिमाग में घुस गए हो, तो चलिए अब क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझते हैं। ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है अगर आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद हो गया है तो। लेकिन अब सिमरन आगे बढ़ो, पीरियोडिक टेबल से बाहर निकलो और आगे वाली चीजें भी हम लोग करते हैं। ये देखो बेटा जी, ये जो मैंने स्लेटर्स रूल आपको सारे के सारे बताए हैं, इनको प्लीज भूलना मत। इनको देखो यूज करने में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, मैं सिखाऊंगा, एक एक स्टेप सिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये वाला जो रूल मैंने बताया है, दिस इज Ne-1 वाला, ये तो वही वाला, ये nth शेल के लिए है, ये N-1 शेल के लिए है, ये अंदर वाले शेल के लिए है, सही है। सिमिलरली अगर डी और उसमें हो, ये nth शेल के लिए है, ये अंदर वाले सारे शेल्स के लिए है। प्लीज भूलना मत, ये स्लेटर्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर से डायरेक्टली भी क्वेश्चंस हमको मिल जाते हैं एग्जाम में, ओके। बिल्कुल, यहाँ पे इशिता का डाउट है, सर अगर हाइड्रोजन लाइक एटम हुआ तो Ne 0 हो जाएगा, सिग्मा का वैल्यू से Ne-1 0 होगा ना बेटा, Ne 0 नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो है ना उसमें, हो जाएगा सिग्मा का वैल्यू 0 हो जाएगी। यस, बिल्कुल सिग्मा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तभी तो हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन के लिए जो एटॉमिक नंबर है वही उसका न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, यानी कि Z इज इक्वल्स टू Z इफेक्टिव।
हाइड्रोजन के लिए दैट इज व्हाई वी से कि Z इफेक्टिव एंड Z बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। बिल्कुल सही पॉइंट कोट किया आपने इशिता यहाँ पर, शाबाश। इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में चीजें घुस रही हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? सभी को समझ में आया यहाँ तक? बोलो भाई फटाफट से, क्या ये कहानी यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़े फिर अब हम, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट अस मूव टू वन क्वेश्चन। क्वेश्चन के थ्रू बेटर समझ में आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि इशिता ने यहाँ पे क्या बोला। फॉर हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, सो हाइड्रोजन में जो Ne-1 है उसकी वैल्यू तो जीरो ही आ जाएगी, देयरफॉर सिग्मा इज जीरो, है ना। सो फॉर हाइड्रोजन Z इफेक्टिव जो हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू Z ओनली, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए यही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यानी कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन there is no shielding। कॉमन सेंस की बात है भाई, एक इलेक्ट्रॉन को कौन शील्ड करेगा? ये तो कॉमन सेंस की भी बात है ना। सिंपल लॉजिक से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, पर चलो ठीक है, मैथमेटिकली भी हमने देख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जी, अब आ जाइए क्वेश्चन पे, तड़कते भड़कते क्वेश्चन पे, जो कि हमारे काम का क्वेश्चन है। मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं यहां से, ये वाला। सो कहता है कैलकुलेट द Z इफेक्टिव। आज हमें Z इफेक्टिव निकालना है बेटा जी। Z इफेक्टिव फॉर, आज हम Z इफेक्टिव निकालना चाहेंगे। ये सारे पार्ट्स करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 5, बस 5 करेंगे हम लोग। हम यहाँ पे 5 पार्ट्स करने जा रहे हैं। और ये जो Z इफेक्टिव निकाल रहे हैं, Z इफेक्टिव फॉर जिंक, ठीक है, जिंक के लिए निकालना चाहता हूं मैं। जिंक के लिए निकालना चाह रहे हैं हम लोग। किस किस के लिए निकालेंगे? पहले आप निकालेंगे 4s इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर हम निकालेंगे 3d इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर हम निकालेंगे 3p वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर निकालेंगे हम लोग 3s वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड लास्ट में हम लोग निकालेंगे 2p वाले इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है जी, चलिए फटाफट से आप लोग चालू कीजिए इसको, एक एक करके हम लोग इसका सारा का सारा पार्ट डिस्कस करते हैं, मजा आ जाएगा पढ़ के। शुरू करें इसको, ठीक है भाई। सो 1 मिनट का मैं समय देता हूं आप लोगों को, आप लोग ट्राई कीजिए और मुझे फटाफट से इसके आंसर्स को देना शुरू कीजिए। लो 1 मिनट टाइम इज गिवन टू यू। 1 मिनट में आप जितना कर सकते हो कीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पे इसका डिस्कशन स्टार्ट करूंगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो चालू हो जाओ फटाफट, हरी अप हरी अप। ओके, लेट्स चेक कि आप लोगों ने आंसर निकाला है कि नहीं निकाला है। आओ देख लेते हैं एक बार, आपके आंसर्स को मैं देख लेता हूं, उसके बाद फिर मैं एक एक करके सारे पार्ट डिस्कस करूंगा। ओके, एज आई कैन सी कि यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं मिला। नॉट फेयर बच्चों, करो भाई सॉल्व करो। 1 सेकंड में आया। ओके, सो लेट्स सी कि आप लोगों का क्या आंसर आया है। देख लेते हैं एक बार हम यहाँ पे। नहीं, किसी ने कोई भी आंसर नहीं दिया। दिस इज नॉट फेयर बच्चों, ट्राई तो करो एटलीस्ट। पता कैसे चलेगा अदरवाइज आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ओ सॉरी, ये पहले वाला 4s इलेक्ट्रॉन है, गलती से मैंने ये लिख दिया। आइए करते हैं इसको, चलिए ठीक है। चलिए इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करें। बहुत ही आसान है इसका डिस्कशन। आओ देखो, सबसे पहले आपको मालूम है हमें Z इफेक्टिव निकालना है। अब आपको रिलेशन तो आता ही होगा कि Z इफेक्टिव इज ऑलवेज इक्वल्स टू Z माइनस सिग्मा। Z माइनस सिग्मा के बराबर होता है ना। ये हमारा रिलेशन होता है, जहां पे आपको पता है Z हमारा एटॉमिक नंबर होता है। दिस इज माय एटॉमिक नंबर। और ये सिग्मा क्या होता है? सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग
कांस्टेंट। तो चलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट अस कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक एक करके हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालना शुरू करते हैं सभी का। चलिए यहां से मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूं 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। देखो सबसे पहला काम बेटा जी यही होगा कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आधा काम तो उसी से ही सॉल्व हो जाएगा। नाउ व्हेन आई राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिसन केयरफुली एंड लुक। अब जिंक की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, 30 इसका एटॉमिक नंबर है, क्या बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब मैं क्या करूंगा, ग्रुपिंग कर लूं इनकी। सो ग्रुपिंग किया मैंने, once I am doing the grouping तो ये कैसा दिखेगा, this is going to look like this 1s2 2s2 2p6, then you have 3s2 3p6 and sorry and 3d10 और लास्ट में आ जाएगा 4s2। ठीक है, चलो अब इसके लिए मैं काम करता हूं, मैं आपको सिग्मा निकाल के दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम लोग ये करेंगे। अब चलिए बच्चों यहां से हम लोग सिग्मा निकालने चले, लेट अस फाइंड आउट दिस सिग्मा। अब सिग्मा कैसे निकालते हैं, देखो मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया है सिग्मा निकालने का। सिग्मा कैन बी फाइंड आउट लाइक दिस, यानी कि एनी माइनस 1। आज यहाँ पे एनी कितना है 2 है, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 0.35। सबसे पहली चीज यही हो जाएगी प्लस। अब देखो अंदर वाले कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 6 16 और 2 18, यानी कि इससे अंदर वाले शेल में 18 और 18 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.85 से। बोलो बेटा जी समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हम इसको 0.85 से मल्टीप्लाई करते थे प्लस। अब अंदर वाला देखो सारा सामान कितना बच गया, 8 तो इसमें बचे और 2 इसमें बचे, तो यानी कि 10 into 1 ये आ गया मेरे पास पूरा का पूरा। आइए अब इस सिग्मा को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो व्हाट डू आई गेट 0.35 प्लस ये कितना आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 0.85, इट इज कमिंग आउट टू बी 15.3 प्लस 10 है ना। अब इन सबको ऐड करके मेरा सिग्मा जो निकल के आएगा 15.3 प्लस 10 प्लस 0.35, इट इज कमिंग आउट टू बी 25.65। बेटा जी जहां सिग्मा आ गया वहां पे जेड इफेक्टिव निकालना तो बहुत ही आसान काम हो जाएगा मेरे लिए। बस अब इसके बाद मैं निकालूंगा जेड इफेक्टिव, दैट कैन बी सिंपली रिटन एज 30 माइनस 25.65। बस इसका आंसर आप रिपोर्ट कर दीजिए वट एवर दी आंसर इज। ठीक है जी, माइनस 30 यानी कि 4.35 आ जाएगा, इट इज 4.35। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं आई? हाँ जी भाई बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? एंड आई वुड लाइक टू सी योर आंसर्स ऑल्सो। बच्चों प्लीज आंसर दीजिए। ओके ओके, पहले का आंसर दिया आप लोगों ने, दैट इज 4.35। शाबाश बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, आप सभी लोग प्लीज ट्राई करते जाओ। मैं एक बार सबके आंसर्स आपको बता देता हूं क्या क्या आंसर्स आए हैं, फिर आपको जो भी पार्ट लगता है कि मेरे को डिस्कस करना चाहिए मैं वो पार्ट आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, आई एम राइटिंग डाउन ऑल दी आंसर्स। एक मैंने आपको करके दिखा दिया, दैट इज हाउ यू डू इट बेटा, दैट इज हाउ यू डू इट। ये करने का तरीका है जो मैंने आपको एक करके दिखाया। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम राइटिंग डाउन ऑल दी आंसर्स। मैं काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा साइड हटाता हूं और यहां पे मैं सारे आंसर्स लिख देता हूं। या फिर इसको ही थोड़ा इधर कर लेते हैं ना हम। ठीक है, आई एम राइटिंग डाउन ऑल दी आंसर्स, काइंडली चेक इट। जो पहले वाला आ जाएगा आप प्लीज चेक कर लीजिए और मुझे बताना कौन से में डाउट है। फर्स्ट वाले का आंसर आ रहा है यहाँ पे 4.35, अगर आप सॉल्व करेंगे। सेकंड वाला इज कमिंग आउट टू बी 8.85, थर्ड वन इज कमिंग आउट टू बी 18.75, फोर्थ वन इज कमिंग आउट टू बी अगेन 18.75 एंड इसका आ जाएगा बेटा जी 25.85। दीज आर ऑल दी आंसर्स। ये सारे के सारे आंसर्स को मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं। ये मेरे सारे के सारे आंसर्स आ चुके हैं बेटा जी। आपको किसी भी पार्ट में तकलीफ लग रही है तो मुझे बताइए, वो मैं आप लोगों के लिए सॉल्व करके दूंगा पूरा का पूरा। इफ यू थिंक यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द पार्ट प्लीज लेट मी नो, आई विल सॉल्व इट कंप्लीट फॉर यू। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला मैंने लगाया है, ये आंसर्स लिख दिए मैंने। इफ यू हैव प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द पार्ट प्लीज लेट मी नो। ये मेरे आंसर्स हो गए। चलिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मुझे कोई पार्ट करके दिखाना हो तो। ठीक है, ओके सर, थ्री आंसर रॉन्ग है मेरा, कोई बात नहीं बेटा, थर्ड वाला मैं कर देता हूं, अभी के अभी क्लियर हो जाएगा कि क्यों गलत है। थर्ड का आंसर आ रहा है 18.75, चलो मैं कर देता हूं। ठीक है, ओके आई विल डू थर्ड फॉर यू। थर्ड वाला इज वेरी इजी, सुपर इजी, थर्ड बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला करने के लिए क्या करेंगे, आओ देखो, थर्ड पार्ट करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, दिस इज थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में मुझे जो निकालना है वो कौन से के लिए निकालना है, 3p इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकालना है, फॉर 3p इलेक्ट्रॉन। एक काम करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, उससे ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। चलिए अब इसका सबसे पहले निकलेगा सिग्मा निकलेगा। अब देखो थर्ड वाले के लिए अगर मेरे को सिग्मा निकालना है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां से देख सकते हो, सेम टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई एम गोइंग टू यूज। अब मेरे को 3p के लिए निकालना है, समझ में आया कि नहीं आया? अरे 3p के लिए निकालना है तो 3p को ही देखेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, जब हम 3p को देख रहे हैं ना बेटा जी, तो आप ये जो 3d है इसको इग्नोर करेंगे, इसको कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सो व्हाट डू आई गेट हियर? आई गेट हियर, सो इसके लिए हम लोग जब करेंगे तो हमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 7, क्योंकि मेरे को सिर्फ 7 लेने, आई एम ओनली गोइंग टू टेक s और p वाले, d वाला नहीं लेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, वहां पर आपको d वाला नहीं लेना है, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट। 7 इंटू 0.35, यही गलती करी होगी आप लोगों ने। ये फर्स्ट पार्ट आ गया, उसके बाद 8, अंदर वाला तो 8 हो जाएगा। देखो मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं जिससे कि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। सो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है जिंक का, वह कुछ इस प्रकार आता है, 1s2 2s2 2p6, ये एक ग्रुप हो गया। उसके बाद 3s2 3p6 3d10, ठीक है, और यहां पे आ जाएगा 4s2। सही है। अब यहां पे मैंने इसको ही नहीं लेना है, ये वाला नहीं लिया जाता है बेटा जी, और यहां पर अंदर वाले कितने दिखाई दे रहे हैं, 8 दिखाई दे रहे हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.85 एंड लास्टली 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सही है। आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, तो यहां से इसको पूरे को सॉल्व करने से सिग्मा की जो वैल्यू आ रही है, इसके बाद मैं यहां पर लिख देता हूं, ये लो, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, इसको नीचे रखा मैंने। अब यहां से मेरे पास जो सिग्मा का जो वैल्यू आ रहा है सॉल्व करने पे, सिग्मा इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है बच्चों, सिग्मा यहां से आप सॉल्व कर सकते हो एग्जैक्टली। लो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके बता देता हूं कितना आ जाएगा। दिस इज 7 इंटू 0.35, इट इज 2.45 प्लस 8 इंटू 0.85, इट इज 6.8 प्लस 2, सबको ऐड कर लूंगा मैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 11.25। बस काम चल जाएगा यहां से। बस अब z इफेक्टिव निकालना था, तो z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 30 माइनस 11.25, सो z इफेक्टिव इज कमिंग आउट टू बी, ये एग्जैक्टली आ रहा है बच्चों 18.75। हाँ जी भाई, समझ में आया कि नहीं आया? इशिता, क्या थर्ड पार्ट आपको क्लियर है अभी? बोलो भाई, बोलो थर्ड पार्ट क्लियर है कि नहीं आया? ठीक है, थर्ड मेरा रॉन्ग है। इशिता मैंने थर्ड एक्सप्लेन कर दिया है, आप थर्ड प्लीज एक बार चेकआउट कर लीजिए। सर बी वाला और एक्सप्लेन कर दें, ठीक है, बी वाला भी एक्सप्लेन कर देते हैं। बी वाले में भी दिक्कत आ रही है आपको, यानी कि 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, ओके ठीक है। यहां पे आपको सेकंड वाले पार्ट में भी दिक्कत आ रही है, चलो मैं सेकंड भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सेकंड भी बहुत आसान है, आओ देखो। सेकंड पार्ट कुछ भी नहीं है भाई। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखो 3D के लिए निकालना है। एक काम करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ फिर से, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब इसको अलग ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, दिस इज 3d10 और ये 4s2। बट याद रखना ये वाला पूरा का पूरा यहां से लेकर के nth ही है, ये वाला पूरा nth है, ठीक है, ये पूरा nth हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा n-1 और ये वाला क्या हो जाएगा n-2। बस ऐसे 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 ध्यान रखना। अब मैं काम करता हूं, मैं सिग्मा निकालता हूं, बस अब मैं डी वाला रूल यूज करूंगा। अब डी में देखो, डी में बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कितने दिखाई दे रहे हैं मेरे को यहां पे बेटा जी ध्यान देना कि मेरे को डी वाला ही रूल इस्तेमाल करना है, उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब यहां पर देखो गड़बड़ करने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, सो गलती मत करना, है ना। डी को आप लोग अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, ग्रुपिंग में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अलग से इसको हमेशा ग्रुप किया जाता है, जब हम इसको अलग से ग्रुपिंग करेंगे तो यहाँ पे ये डी वाले का क्या बनेगा, देखो ध्यान से, तो इसमें कितने दिख रहे हैं मेरे को, 9 दिख रहे हैं, अरे 9 दिख रहे हैं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 0.35 और अंदर वाले सभी को मैं क्या बोलता हूं, 1 से मल्टीप्लाई, तो 18, अंदर कितने बच गए, 18 बच गए, सो 18 इंटू 1, बस खत्म। तो इसको सॉल्व करेंगे, इट इज कमिंग आउट टू बी 21.15। सो Z इफेक्टिव कैसे निकलेगा,
Z effective can be written as 30 minus 21.15. इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 8.85। ठीक है जी, बहुत इजी है। जो ग्रुपिंग आपने करी थी ना, ग्रुपिंग वाले में डी को अलग से कर लो। ये लो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, जो आप ये ग्रुपिंग करते हो ना, तो ग्रुपिंग में डी को अलग से बना लो। ये लो, यहाँ पे ना डी को आप अलग से ग्रुप कर लो, तब ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी ठीक है, अभी क्लियर हुआ? अब हो जाएगा? अरे भाई अब तो समझ में आ गया। ठीक है, और कोई पार्ट जिसमें किसी को दिक्कत हो तो बताइए जल्दी फटाफट से। सर बी वाला, सर थर्ड हो गया। सर मेरा 19.25 आ रहा है। नहीं बेटा, 19.25 नहीं आएगा, जो मैंने बताया वही आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, चलो मैंने 1 2 3 पार्ट कर दिए। जल्दी से मुझे बता दीजिए, इफ यू हैव प्रॉब्लम इन एनी अदर पार्ट तो विल डू इट, अदरवाइज विल प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, आप लोग एक बार घर से भी ट्राई करना इसको, 2 3 4 बार 10 बार करोगे तो अपने आप नेचुरली समझ में आने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा ही है। ठीक है, चलिए, आई थिंक इट इज क्लियर नाउ, तो आई कांट सी एनी अदर डाउट। फिर भी मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आपको कोई भी डाउट और कोई पूछना है तो प्लीज आस्क। आई एम गिविंग यू 1 मोर मिनट, एसिमुलेट कर लो इसको, देख लो एक बार। अब क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम स्टिल, सो प्लीज आस्क, टेक योर टाइम, इसको देख लीजिए जो भी इसमें आना चाहिए। ओके, ठीक है, सारे पार्ट्स आप प्लीज कर लीजिएगा, ऐसा मत करना सर ट्राई करूंगी फिर देखूंगी 4 एंड 5 को। बिल्कुल आप प्लीज ट्राई करिए 4 एंड 5 को, नेचुरल सी बात है, हो जाएगा, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, गुड। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी बात पे हम लोग। और नेक्स्ट चीज जो हमें यहां पर समझनी है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन। अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं बेटा जी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ effective nuclear charge। बेटा जी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हर एक ट्रेंड जो हम पढ़ रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द ट्रेंड्स, सारे, आधे से ज्यादा, आधे क्या मतलब, सारे लगभग ट्रेंड जितने भी हैं हमारे, वो सारे के सारे गवर्न किससे होते हैं? वह सारे के सारे ट्रेंड्स गवर्न होते हैं जेड इफेक्टिव से। सो जेड इफेक्टिव हैज अ वेरी मेजर रोल टू प्ले इन दिस। जैसे कि सबसे पहला ट्रेंड बताया हम लोगों ने, दैट इज एटॉमिक साइज। ठीक है जी, एटॉमिक साइज का क्या सीन है भाई? एटॉमिक साइज याद रखेंगे इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। भैया अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं ना मैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव। अभी क्या होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अभी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरा, मेटालिक कैरेक्टर। अगर मैं मेटालिक कैरेक्टर की भी बात करता हूं, मेटालिक कैरेक्टर इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव। क्योंकि देखो जी, मेटालिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा तो लूज कैसे होगा भाई? लूज होने में तो दिक्कत लगेगी ना हमको। सो बेसिकली इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है। एंड एक नोट मैं यहाँ पे आपको चिपका देना चाहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स जेड इफेक्टिव इज द डोमिनेंट फैक्टर। अगर कोई प्रॉपर्टी डिसाइड करनी है तो जेड इफेक्टिव हमारा लगभग हर बार डोमिनेंट फैक्टर होता है। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ मतलब इतनी कोई मेजर बात नहीं है, छोटी सी बात है। आई होप समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशन के नाम पे बस इतना ही था। ठीक है, अब इसका चाहे तो आप एक तरह से हम लोग इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, बहुत सिंपल सा ग्राफ बन जाएगा, है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन इज समथिंग लाइक दिस कि z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू z माइनस सिग्मा। कंपेयर कर लीजिए ना, y इज इक्वल्स टू, अब इसको कंपेयर कर लेंगे तो किस तरीके से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, अब देखो ना, y इज इक्वल्स टू c प्लस mx, है ना। तो उस अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं इजीली, बहुत ही आसान है। ठीक है, स्लोप नेगेटिव आ जाएगा, लेट्स सपोज इस एक्सिस पे मैंने सिग्मा लिया,
इस एक्सिस पे मैंने z इफेक्टिव लिया, तो जैसे जैसे सिग्मा बढ़ेगा z इफेक्टिव घटेगा, ये लो इस तरीके से। और ये जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट, दैट इज दी z। हाँ जी भाई, क्लियर है कि नहीं है? सो दिस इज स्लोप, स्लोप की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? -1। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो छोटी छोटी बातें थी, आई होप समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अपने मेन उस पे मुद्दे पे। देखो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल को याद किया कि पीरियोडिक टेबल को याद कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा जेड इफेक्टिव के बारे में। सबसे पहले मैंने जेड इफेक्टिव का इस्तेमाल सिखाया कि इस्तेमाल क्या है, फिर उसमें मैथमेटिक्स क्या इन्वॉल्व है वो सिखाया। ठीक है, चलिए। सो किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं है एज आई कैन सी। तो बस इसी बात पे हम लोग अब अपने अगले टॉपिक पे मूव ऑन कर सकते हैं। और हमारा अगला टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, फंटास्टिक सा। और उस टॉपिक को हम लोग क्या कहते हैं? दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज कॉल्ड एज पीरियोडिक ट्रेंड्स। यानी कि अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कैसे, अब उनको देखते हैं कि पीरियोडिकली कैसे रिपीट होती है। सो दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, चलो शुरू करें। तो अब हमारा अपना अगला टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ इज पीरियोडिक ट्रेंड्स। अब हम यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। और सबसे पहली चीज जो मैं इसके अंदर आपको पढ़ाना चाहता हूँ, नंबर 1 इज कॉल्ड एज एटॉमिक साइज। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी फैसिनेटिंग, एटॉमिक साइज। नाउ व्हाट इज दिस एटॉमिक साइज? आइए एटॉमिक साइज के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी, और मैं आपको सिखाता हूँ कि एटॉमिक साइज क्या चीज होती है। सारा वेरिएशन समझेंगे। वैसे तो आपको समझ में आता ही है एटॉमिक साइज क्या रहता है, बट फिर भी एटॉमिक साइज के बारे में थोड़ी सी और अच्छे से बात कर लेते हैं। अगेन, जो भी आपके डाउट्स है प्लीज पूछिए, बार बार पूछिए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, आई कांट सी एनी डाउट। ठीक है भाई, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा जी, जब भी हम लोग एटॉमिक साइज की बात करते हैं, तो एटॉमिक साइज में या तो एटॉमिक साइज बोल लीजिए, या फिर इसको टॉपिक को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। Now what do I mean by that? मान के चलते हैं कि ये मेरा न्यूक्लियस है, ये शेल्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ना, यहां से लेकर के यहां तक, इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं, है ना? एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं। तो सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। सिंपल सा डेफिनेशन क्या हो जाएगा? दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। इजी सी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है डेफिनेशन में, है ना? तो अब ये वाला ध्यान रखना, ये वाला दिस इज माय लास्ट शेल। दिस इज द लास्ट शेल। ओके, लास्ट शेल में हमें यहां पर देखना है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई हो, इतनी बात दिमाग में बढ़ गई हो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेडियस। टाइप्स ऑफ रेडियस, रेडियस के अलग अलग टाइप्स होती हैं, अलग अलग तरह से हम रेडियस को नापेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहली टाइप जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। जल्दी से समझते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। सो कोवेलेंट रेडियस बेसिकली क्या चीज होती है? बहुत ही आसान है। कोवेलेंट रेडियस देखो, दो तरीके की स्पीशीज के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक के लिए। अब इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मान के चलो बेटा जी कि ऐसे ऐसे करके हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड है, आपको पता है कि कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग भी होगी। सो यहाँ ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, मान के चलो ये आपस में कनेक्टेड है। अब आपको अच्छा वाला मालूम है कि ये वाली जो लेंथ होती है, इस लेंथ को बोलते हैं हम लोग डी, है ना? सो डी इज द बॉन्ड लेंथ। डी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। सो जो आर हो जाएगा ना, आर विच इज इक्वल टू द कोवेलेंट रेडियस इज ऑलवेज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो मेरा कोवेलेंट रेडियस होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू डी बाय 2। बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया है भाई? इस तरीके से हम लोग कोवेलेंट रेडियस को डिफाइन करते हैं, यानी कि दो न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग डी बोलेंगे, और उसका ही अगर हम आधा ले लेंगे तो उस आधे को ही हम लोग क्या बोलेंगे? दैट आधा इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। ठीक है भाई, इज दिस क्लियर और नॉट? कुछ भी मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको हम लोग बॉन्ड लेंथ भी बोल देते हैं। ये जो डी है, डी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अरे दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी तो है ना ये,
दिस कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सबसे पहले पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ाना शुरू किया। पीरियोडिक ट्रेंड्स में हम लोग एटॉमिक साइज पढ़ रहे हैं, एंड एटॉमिक साइज में हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रेडियस। टाइप्स ऑफ रेडियस में सबसे पहला रेडियस जो हमने यहाँ पर निपटाया, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट रेडियस। बोलो भाई। ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, है ना। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये तो बहुत सिंपल है। अब ये वाला जो केस है ना, ये जो मैंने केस 1 लिया, दिस इज माय केस नंबर 1, है ना। ये वाला तो हो गया मेरा होमो डायटोमिक स्पीशीज के लिए, होमो डायटोमिक स्पीशीज। अब मान के चलिए कि कोई एक ऐसा एटम है जो होमोएटॉमिक नहीं हेटेरोएटॉमिक स्पीशीज बना रहा है, यानी कि एक एटम कुछ और है, दूसरा एटम कुछ और है ना। वो भी डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो इसीलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर ही मैं आपको अगला केस पढ़ाना चाह रहा हूं बेटा जी। ये तो केस हो गया ए, दिस इज माई केस ए। लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर बी, एंड केस नंबर बी पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दी हेटेरो डायटोमिक स्पीशीज। वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं हेटेरोडायटोमिक स्पीशीज के बारे में। लो, मैंने इसको डब्बे में बंद किया। चलिए देखते हैं हेटेरोडायटोमिक स्पीशीज की क्या कहानी है। अब एग्जांपल्स के तौर पे आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, एटसेट्रा हो गया। अब इसका अगर मुझे एक डायग्रामेटिक फॉर्म में देना है, तो मतलब एक छोटा सा है और एक बड़ा सा है, हाँ के ना भाई। एक छोटू है, एक बड़ा है। तो बेसिकली जब इस तरीके से हमारे पास होता है, एक छोटा बड़ा होता है, तब कैसे होगा, यहां पर इसका न्यूक्लियस, यहां पर इसका न्यूक्लियस। अगर मान के चलिए यहां से मैंने यहां तक मापा, सो बॉन्ड लेंथ का यदि सिंपली आधा कर दूंगा, तब तो रेडियस नहीं आएगा ना, है ना। तो कहीं बीच में यहां तक जाके लगेगा तो कोई सेंस नहीं बन रही ना उस चीज की। तो इसीलिए बॉन्ड लेंथ का जस्ट आधा नहीं करेंगे इसमें हम। इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे बेटा जी। दो इक्वेशन है बेसिकली। सबसे पहली इक्वेशन जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज स्टीवनसन एंड शूमेकर इक्वेशन। शूमेकर इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। यहां से डायरेक्टली भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। दिस स्टीवनसन एंड शूमेकर इक्वेशन क्या कहती है, आओ देखो बेटा जी। इस इक्वेशन का ये कहना है, कहता है जो डी का आपको निकालना है ना, डी कैन बी सिंपली रिटन एज आर, यानी कि रेडियस ऑफ एच प्लस रेडियस ऑफ Cl। लेट्स सपोज कंसीडर दिस टू बी एन HCl मॉलिक्यूल, कंसीडरिंग दिस टू बी अ HCl मॉलिक्यूल। अगर मैं इसको HCl का मॉलिक्यूल मान लेता हूं, तो बहुत ही आसानी से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि D कैन बी रिटन एज R of H and C minus 0.09 into electronegativity of Cl minus electronegativity of H। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। और यहां पे आपने ध्यान रखना है, एक नोट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दिस इक्वेशन अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूं, ये जो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन है एंड द रेडियस ऑफ Cl है ना, आर इन एंगस्ट्रॉम। इनको एंगस्ट्रॉम में लेना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 जो कि आपने इस्तेमाल करनी है, स्टीवनसन एंड शूमेकर इक्वेशन या शूमेकर एंड स्टीवनसन इक्वेशन। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी जिसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। बोलो भाई, इज दिस क्लियर और नॉट। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। सो बेसिकली अगर आपको ये 0.09 यहाँ पे तंग कर रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 9 भी कर सकते हो आप लोग। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी कैन बी ऑल्सो रिटन एज रेडियस ऑफ एच प्लस रेडियस ऑफ Cl माइनस 9 इंटू एक्स ऑफ Cl माइनस एक्स ऑफ एच। ऐसा भी देखो तब भी घबराना मत। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, इसमें डिफरेंस क्या है कि बस यूनिट हमारा पिकोमीटर है, पिकोमीटर यूनिट हो जाएगा, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये है हेटेरोएटॉमिक के लिए इक्वेशन जो कि आपने इस्तेमाल करनी है। दिस इज हेटेरोएटॉमिक। एक इसके अंदर मैं एक और इक्वेशन करवाना चाहता हूं बेटा जी आपको, दैट इज कॉल्ड एज पॉटरफील्ड इक्वेशन। पॉटरफील्ड इक्वेशन, और इसके ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ये उससे ज्यादा एक्यूरेट है, मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज।
सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। देखो जी, अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, दिस इक्वेशन इज गिवन एज, अगर मान के चलो डी ऑफ ए भी निकालना है, सो इट कैन सिंपली बी रिटन एज आर ऑफ ए प्लस आर ऑफ बी, सबसे पहले ये माइनस 0.07 एक्स ऑफ ए माइनस एक्स ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द इक्वेशन, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अच्छा, एक चीज और नोट करके मैं एक बात और बताना यहां भूल गया कि इन बोथ द इक्वेशंस, दोनों ही इक्वेशंस में द वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर ऑन पॉलिंग स्केल। दोनों ही केसेस में जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पॉलिंग स्केल के ऊपर है। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, किसी का कोई डाउट है तो पूछो, वैसे तो इसमें कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड है जी, सही है। अपना साथ साथ नोट करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे। ठीक है, सो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा कि व्हाट वी हैव डन सो फार इजी है, बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है। बताओ भाई, कोवेलेंट रेडियस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सारी की सारी बातें मैं अभी तक कोवेलेंट रेडियस की ही कर रहा था। ठीक है, अभी तो टाइप्स ऑफ रेडियस डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद इसका ट्रेंड बताऊंगा कि अलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, फिर अलग अलग इंडिविजुअल भी पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें करेंगे। और यस, आप इसके क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर दीजिए। क्वेश्चंस लगाना, देखो पीरियोडिक में क्या होता है ना कि पढ़ने का काम नहीं होगा ज्यादा, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं वैरायटी के। सो प्लीज स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन करो मस्त एकदम, और ज्यादा से ज्यादा उसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे और आपको एग्जाम में भी उसकी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए, सो आई होप यहां तक बात क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले टाइप का रेडियस, एक बार आपके डाउट्स भी देख लेते हैं, किसी को कोई डाउट है तो? नहीं है किसी को। लास्ट इक्वेशन की यूनिट, ओके। कहां पे कह रहे हो बेटा आप? लास्ट, हाँ एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम में रहेगा इसका यूनिट, एंगस्ट्रॉम में रहेगा बेटा। एंगस्ट्रॉम में निकला ये डिस्टेंस, एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप का रेडियस जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ रेडियस, उसको बोलते हैं हम लोग मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस, और इसको हम लोग कभी कभी क्रिस्टल रेडियस भी बोल देते हैं। ठीक है, अब मेटालिक रेडियस बेसिकली होती क्या चीज है, आओ रियली में मेटालिक रेडियस का मतलब समझते हैं। मेटालिक रेडियस कैसे होता है, जैसे मान के चलो बेटा जी, अगर Na मेटल है, Na क्या करेगा, Na एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na प्लस बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। ये जो चीज बनती है ना, इसको हम लोग कर्नल कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कर्नल। ठीक है, अब मान के चलो कि इस तरीके से मैंने एक डब्बा सा लिया बड़ा सा, ये लो, एक ये मेटल का मैंने पीस ले लिया। ठीक है, अब इस मेटल के पीस में ध्यान से देखना, यह एक कर्नल, ये उसका इलेक्ट्रॉन, यह एक कर्नल, ये उसका इलेक्ट्रॉन, यह एक कर्नल, यह उसका इलेक्ट्रॉन, यह एक कर्नल, यह उसका इलेक्ट्रॉन, यह एक कर्नल, यह उसका इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से चलता चला जाएगा। अरे बोल दो भाई, है ना, ये मेटालिक के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। कर्नल 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 कर्नल, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, घूमना घूमना घूमना। ठीक है जी, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, अगर लेट्स सपोज मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेजर करता हूं, दो कर्नल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको मैं डी बोल सकता हूं। बोलो भाई, है कि नहीं है? तो दो कर्नल्स के बीच के डिस्टेंस को मैंने क्या बोला, इसको मैंने डी बोल दिया। सो बस यहां से अगर आपको मेटालिक रेडियस डिफाइन करना है, सो मेटालिक रेडियस इज इक्वल्स टू डी बाय, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्नल्स, सिंपल सी बात है। ठीक है, और दो फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक रेडियस, यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे एड ऑन चीज बताना चाहता हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेटालिक रेडियस, और भी फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या? नंबर वन इज, जो मेटालिक रेडियस होता है, it is inversely proportional to number of unpaired electrons.
सिंपल सी बात है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेटालिक रेडियस और भी कम हो जाएगा और अच्छा मेटल बनेगा ना, यानी कि कर्नल्स पास पास हो जाएंगे, ठीक है। एंड दूसरा, मेटालिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कर्नल, ठीक है। सो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। सो भूलना मत, ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भूल मत जाना। आगे बढ़े। सो ये दिस वाज अबाउट द मेटालिक रेडियस, कोई मुश्किल नहीं है। आइए थर्ड कैटेगरी की तरफ चलते हैं। थर्ड कैटेगरी ऑफ रेडियस इज कॉल्ड एज वैन डर वाल रेडियस। क्यों ना हम बात करें यहाँ पे वैन डर वाल रेडियस की, उससे पहले आई वुड लाइक टू टेक योर डाउट्स। जिसका कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क, पूछो भाई। हाँ जी सर, इसमें भी 0.07 की जगह 7 यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं सोहेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। बस आप यूनिट्स का ध्यान रखना, कीप ट्रैक ऑफ यूनिट्स, बाकी आप कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग दैट। ठीक है जी। सो अगला रेडियस हम लोग बात करेंगे वैन डर वाल रेडियस। और वैन डर वाल रेडियस में ध्यान रखना, इसके अंदर जो हमारी स्पीशीज होती है वह नॉन बॉन्डेड स्पीशीज होती है, आपस में बॉन्ड नहीं होता है इनके बीच में, ठीक है। मैं एक डब्बे के अंदर आपको मेटालिक और सॉरी वैन डर वाल और क्या नाम है इसका, कोवेलेंट, दोनों रेडियस आपको बना के दिखाता हूं। मान के चलो कि इसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, यह एक नाइट्रोजन, यह एक नाइट्रोजन, है ना। सो एक मॉलिक्यूल यहाँ पे भी पड़ा होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे भी हो सकता है, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक तो डिस्टेंस होगा बेटा जी इनके बीच में, एक तो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर के यहां तक, इसी को मैं डी बोलता हूं क्योंकि है तो एक पूरा मॉलिक्यूल ना, दिस इज अ कंप्लीट मॉलिक्यूल इन इटसेल्फ, इसको मैंने डिस्टेंस को नाम दिया डी। और एक डिस्टेंस होगा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये देखो ना। या फिर मैं काम करता हूं, मैं दूसरा कोई उठा लेता हूं, यहाँ पे डी भी दूसरे के अंदर मार्क कर लेता हूं, तब जाके अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। सो लेट्स सपोज यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, इसको तो मैंने नाम दे दिया डी, नाम दे दिया। और इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में भी डिस्टेंस, इसको मैंने नाम दे दिया डी डैश। तो बस बड़ा इजी है। सो यहाँ पे अगर बेटा जी कोवेलेंट रेडियस आपको लिखना है, तो कोवेलेंट रेडियस हर बार की तरह क्या हो जाएगा, d/2। और अगर आपको वैन डर वाल रेडियस चाहिए, एक ही देखो, एक ही स्पीशीज में कोवेलेंट और वैन डर वाल, मतलब एक ही डब्बे के अंदर दोनों रेडियस मिल जाएंगे, है ना। अगर आपको वैन डर वाल रेडियस चाहिए, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू d'/2, है ना, क्योंकि वो नॉन बॉन्डेड स्पीशीज के बीच में होगा, सो नॉन बॉन्डेड की तरह ही दिखाएंगे। हाँ जी भाई, यहां तक कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम टिल हियर, ठीक बात। अब लास्ट रेडियस जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, अगले टाइप का भी आप लोग जान लीजिए, दैट इज कॉल्ड एज आयोनिक रेडियस, है ना। वो भी बहुत इजी होता है। फोर्थ रेडियस दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज कॉल्ड एज आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस का क्या कहानी है, देखो आयनिक रेडियस की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, बड़ा ही आसान है। आयनिक रेडियस में बात रखना कि मान के चलो कि अगर एक ए एटम है ना, तो एक ए एटम का मैंने एनाइन भी बना दिया और उसका केटाइन भी बना दिया। यदि मैंने ऐसा किया है, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैंने उनका एटम का एनाइन बनाया तो अगर ए के ऊपर एन माइनस चार्ज है तो वो सबसे बड़ा होगा न्यूट्रल के मुकाबले, और उससे भी बड़ा होगा वो एन प्लस के मुकाबले, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट कैन आई से कि साइज ऑफ एनायन is greater than neutral atom is greater than size of cation. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखेंगे इस बात का, कुछ भी नहीं है इसमें। और इन जनरल अगर कभी लिखना हो हमको, इन जनरल हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, इन जनरल वी कैन राइट दैट कि जो वैन डर वाल रेडियस होगा सबसे बड़ा,
वैन डर वाल के बाद कौन सा हो जाएगा? मेटालिक रेडियस। और उससे छोटा कौन हो जाएगा? कोवेलेंट रेडियस। बॉन्डेड स्टेट में यही कहानी आपने ध्यान रखनी है, भूलनी नहीं है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो भाई, क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। चलो आगे बढ़े अब हम। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। सर डी डैश कैसे फाइंड होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। सर क्वेश्चन कहां से करें? वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बेटा जी भार्गव, सबसे पहले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चंस जब भी आपको करने हैं ना, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। आप बुक उठा लीजिए, हालांकि वो बुक जो है वो स्कूल लेवल के बच्चों की है, मतलब वो जेई लेवल के बच्चों की बुक है। पर अगेन आई एम सेइंग कि क्वेश्चन उसमें खराब नहीं है, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हो। वीके जायसवाल बुक का नाम है, आप वो बुक उठाइए और उसमें से बिंदास क्वेश्चन कीजिए, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है उसके क्वेश्चंस, ठीक है। इशिता का सवाल है कि सर डी डैश कैसे फाइंड होगा? बेटा जी डी डैश भी वैसे ही फाइंड होगा जैसे डी फाइंड होगा, है ना। सो मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करेंगे, है ना, वी विल लुक फॉर द वैन डर वाल इंटरेक्शन कहीं पे हो रही है, और पूरी की पूरी गैस की स्पीशीज को ऑब्जर्व करेंगे, उसके हिसाब से हमें डी डैश का एक अंदाजा लगेगा बस, ठीक है। तभी हम लोग बोलते हैं कि ये तो श्योर है कि डी डैश बड़ा ही होगा, बट डी डैश का हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं लग सकता, ठीक है, बिकॉज कभी मॉलिक्यूल पास आ रहे हैं, कभी मॉलिक्यूल दूर जा रहे हैं, बिकॉज वैन डर वाल स्पीशीज असल में, वैन डर वाल जो फोर्सेज है वो असल में हमेशा नॉन बॉन्डेड स्पीशीज में ही काम करते हैं, ठीक है जी। नॉन बॉन्डेड स्पीशीज का आपने ध्यान में रखना है कि नॉन बॉन्डेड स्पीशीज के दौरान ही इसको यूज करना है आपने, ठीक है, ओके जी। सो भूलिएगा नहीं इन बातों को, छोटी छोटी जो बातें हैं बहुत ज्यादा काम की हैं। चलो एक क्वेश्चन करके दे दो मेरे को फटाफट से, छोटा सा क्वेश्चन मैं देता हूं, क्वेश्चन करो यहाँ पे। चलो कहता कंपेयर द रेडियस ऑफ फॉलोइंग, रेडियस ऑफ फॉलोइंग, इन सबका जल्दी से मुझे रेडियस कंपेयर करके दीजिए, है ना, फटाफट कर दोगे? आओ देखते हैं बेटा जी कैसे करेंगे इनका रेडियस हम कंपेयर। आओ देखो, तो मैंने स्पीशीज ले लिया यहाँ पे N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Ne, Na प्लस एंड Mg2 प्लस, ठीक है। चलो जल्दी से मुझे इसका रेडियस कंपेयर करके दे दो, 1 मिनट दे रहा हूं मैं आप लोगों को, आई एम गिविंग यू अ मिनट, फटाफट से आप मुझे इसका रेडियस कंपेयर करके दोगे। चलो भाई चालू हो जाओ, फास्ट एंड फास्ट, 1 minute गिवन टू यू फॉर दिस क्वेश्चन, फाइंड इट। ओके टाइम इज अप, आई कांट सी एनीबडीज आंसर, किसी ने भी नहीं दिया, वेरी बैड। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, सिंपल सी बात है बेटा जी। देखो अगर मैं सबके यहाँ पे z की बात करता हूँ तो z क्या क्या आ जाएगा, इसका 7 है, इसका 8, 9, 10, 11, 12, बट अगर मैं सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ, इसके पास भी 10 है, 10, 10, 10, 10 और 10, यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पर 12 प्रोटॉन्स को सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना, तो यानी कि z इफेक्टिव इज गोइंग टू बी रियली हाई, है ना। सो सिंपल सी बात है, सो बाय द हेल्प ऑफ z इफेक्टिव वी कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन, यानी कि मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब जा रहा हूँ तो मेरा जो z इफेक्टिव है क्या वो बढ़ रहा है? अरे बोलो, और अगर z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या हो रहा होगा, वो घट रहा होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट से हो सकता है ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया? और एक क्वेश्चन करो, और एक क्वेश्चन करो, चलो ये वाला करके दिखाओ मेरे को, ये वाला करो। याद रखना बेटा जी, कहता है, अच्छा क्वेश्चन से पहले ये कॉन्सेप्ट है, नोट है, इधर ही लिख देता हूं मैं,
वेरी वेरी, चलो इधर ही लिखता हूँ, नोट है, बहुत ज्यादा जरूरी नोट है, आपने भूलना नहीं है। नोट हमसे क्या कहता है, कहता है साइज ऑफ आइसोटोप्स की अगर हम बात करते हैं, साइज ऑफ आइसोटोप्स हमेशा क्या होता है बेटा जी, सेम होता है, भूलना मत, ठीक है। तो अगर मेरे को साइज का ऑर्डर बताना हो तो क्या बन जाएगा, देखो जरा, 1H1 2H1 एंड 3H1, तो ये तीनों का साइज क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कंपेयर द साइज ऑफ फॉलोइंग, जल्दी से साइज कंपेयर करके दीजिए। ए जो स्पीशीज है यहाँ पे दैट इज 35 Cl नेगेटिव, और बी जो स्पीशीज है दैट इज 37 Cl। चलो ये बी है, करो कंपेयर करो, जल्दी से मुझे आंसर बताओ, ए और बी में से करेक्ट कौन होगा, हरी अप टेल मी। हाँ जी बिल्कुल, शाबाश, बिल्कुल सही आंसर बेटा। सुहेल अहमद खान, एनई जब ज्यादा होता है ना, एनई के लिए हम लोग कंपेयर करते हैं वैन डर वाल रेडियस, है ना। सो उस हिसाब से अगर हम देखें, सो वो तब होता है जब हम उसको सेकंड पीरियड से कंपेयर कर रहे होते हैं, ऐसे केसेस में नहीं होता है, ठीक है। चलो एनीवेज, अभी के लिए फिलहाल ये वाला क्वेश्चन करके दीजिए मेरे को, डू दिस क्वेश्चन फॉर मी, ये करो बच्चों। ओके यहाँ पे इशिता को लग रहा है सेम सेम, अच्छा ओके सेम लग रहा है इशिता को, बहुत तेज आंखें हैं इशिता की। भार्गव को भी सेम लग रहा है। तुम लोग एक चीज पढ़ते हो तो बाकी सब चीजों को दिमाग से निकाल देते हो क्या, हाँ भाई, बाकी दिमाग अपना बंद कर लेते हो क्या। मैंने कहा कि साइज ऑफ आइसोटोप सेम होता है, मान गया, चलो मैं मान गया। अरे मूर्ख लोगों की, तुम्हें यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाई दे रहा क्या, तुमको नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा क्या, ए जो है वो बड़ा होगा। अरे भाई देवियों और सज्जनों, ए जो है वो एनायन है और बी जो है वो न्यूट्रल है। आप एक बात को सीखने के चक्कर में दूसरी बात को क्यों खराब कर रहे हो भाई। ए इज ग्रेटर, यस यस सोहेल बेटा, बिल्कुल, बट आइसोटोप के साथ साथ एनायन भी तो है एक, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फंसाएगा तुमको वो। वेरी गुड गुरनीत, वेरी गुड प्रिया। सो फंसना नहीं है आप लोगों ने बिल्कुल भी, समझ आई मेरी बात। ऐसे नहीं फंसना तुमने जरा भी, कि वो तुमसे ऐसे फंसा दे और तुम फंस जाओ मूर्खों की तरह, ऐसी गलतियां मत करना, ठीक है। डोंट मेक सच मिस्टेक्स, ओके जी, चलिए ठीक है। तो इसी के बाद अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा। अब हमारे मेन ट्रेंड शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। कल हमारा लंबा क्लास होगा थोड़ा सा, मतलब जो भी अगला, आई थिंक नेक्स्ट क्लास इज ऑन सैटरडे, है ना। सो दैट इज गोइंग टू बी अ, हाँ बिल्कुल एनायनिक फॉर्म, नहीं देखा, देखो फिर इशिता, देखो बेटा। सो हमारा जो अगला क्लास होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑन सैटरडे, जैसा कि मुझे शेड्यूल में अपडेट मिला है। सो सैटरडे को बच्चों आई एम गोइंग टू टेक अ 2 आवर क्लास, फुल एक 2 आवर की क्लास लेंगे, और जितने भी इफेक्ट्स हैं मैं सारे एक ही दिन पढ़ाना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि अगर मैंने अभी लेट्स सपोज आयोनाइजेशन शुरू कर दिया, ठीक है, तो अब मतलब अभी एक ही टॉपिक हो पाएगा और बाकी फिर कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी और बीच में गैप आ जाएगा। सो अभी के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस मच ओनली, है ना। मुझे क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि नेक्स्ट क्लास हमारी कल, अगर कल होता तो फिर मैं थोड़ा सा पढ़ा देता, बट कोई बात नहीं। आई एम गोइंग टू कीप दिस ऑन, आई एम गोइंग टू कीप दिस फॉर सैटरडे, ठीक है, सैटरडे के लिए। सो आज के लिए दैट इज ऑल बच्चों, थैंक यू सो मच। आप लोग आए क्लास में और आप लोगों ने क्लासेस को अटेंड किया, थैंक यू सो मच।
इसी प्रकार हम लोग रोज मिलते रहेंगे और नई नई इक्वेशन, नए नए टॉपिक्स हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। अगली क्लास जो होने वाली है ना, इट इज गोइंग टू बी सुपर ऑसम। जैसी आपकी फर्स्ट क्लास थी वैसी थर्ड क्लास रहेगी, क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल के पढ़ेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जिंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं गलत कर पाओगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर मैं वहीं पर ही आपको एटॉमिक साइज का वेरिएशन भी सिखा दूंगा, लगे हाथ वहां पे आप सीख लेना, ठीक है जी। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी मोर। शेड्यूल अपलोड नहीं हुआ है सर, ओके, हो जाएगा देन, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सो अब हम कल मिलेंगे, सॉरी सैटरडे को मिलेंगे। कल क्या डे है? कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे को क्लास नहीं है, अब सैटरडे को क्लास है मेरा, ओके। सैटरडे को मैं आप लोगों के साथ क्लास लूंगा बच्चों, सो तैयार रहना एकदम मस्त एनर्जी के साथ, और इतना जितना मैंने पढ़ा दिया 2 लेक्चर को प्लीज ढंग से अच्छे से पढ़ के आना। तब तक के लिए अपना इतना तैयार कर लेना, फिर सैटरडे वाली क्लास में हमें बढ़िया रहेगा पढ़ना, ठीक है जी। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग कल, साइनिंग ऑफ, आई मीन कल मतलब सैटरडे को, ठीक है। बाय बाय बच्चों। किसी को कुछ कहना है? एनीबडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग, टेल समथिंग, प्लीज आ जाइए। सर आप 6 PM स्टार्ट कर देना, केमिकल काइनेटिक्स ऑफ होगा शायद, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ठीक है ज्योति, आई विल टॉक टू द टीम, अगर कोई ऑफ होगा या कोई होगा तो मैं टीम से बात कर लूंगा, जो भी बेस्ट पॉसिबल टाइम होगा उसके लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर अ वंडरफुल सेशन, मोस्ट वेलकम भार्गव, आई एम हियर टू टेक सच सेशंस ओनली, ओके। चलिए, ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय।